आप सब? आशा करते हैं सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एग्जाम वॉरियर चैनल में। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे हिंदी में हमारा टॉपिक था वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला में हमने अभी तक क्या पढ़ा है आपको वैसे मैंने पहले भी रिवाइज करवा दिया था, और अगर आपने जो भी मतलब न्यू है कोई इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो लास्ट वीडियो भी एक बार देख लें, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि हमारे लगभग आधे स्वर उसमें कंप्लीट हो गए हैं। उसमें हमने स्वरों के भेद मतलब स्वर पढ़े थे, उच्चारण की दृष्टि से कितने होते हैं, लिखने की दृष्टि से कितने होते हैं, और उनके उसके जीभ के आधार पर कितने भाग होते हैं, और समय के अनुसार कितने भागों में विभक्त किया जाता है, और उसमें कौन कौन से स्वर आते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप है हमारा ओष्ठाकृति के आधार स्थिति के आधार पर स्वरों के भेद, यानी कि होठों की स्थिति के आधार पर स्वरों के भेद। इसमें हमारे होते हैं दो प्रकार होते हैं हमारे इसमें। ठीक है, यानी कि जब हम कोई स्वर बोलते हैं तो उनके उच्चारण में हमारी होठों की स्थिति जो है वो कैसी होती है, वो मतलब आकृति उनकी कैसी बनती है, उसके आधार पर है ये। तो देखते हैं इसमें पहला है वृत्ताकार या गोलाकार। इसमें इनके उच्चारण करते टाइम इनके उच्चारण करने में हमारे जो होठों की आकृति है वो बनती है गोलाकार, जैसे कि ऊ, औ, ओ, औ। आप उच्चारण करके इसमें देख सकते हैं, जैसे कि हम बोलेंगे ऊ तो इसमें गोल मुंह बन रहा है ना, जैसे रसगुल्ला या लड्डू होता है उस टाइप से। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम। सेकंड टाइप होता है हमारा अवृत्ताकार या फिर अगोलाकार। इसमें अगोलाकार मुंह बनता है। इसमें हम देखते हैं ए, आ, ई, आई, ए और ए। इसमें दो ही प्रकार होते हैं होठों की स्थिति के आधार पर। देखिए, जो भी हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं वो सारी चीज़ें आप नोट करते चलेंगे, उससे आपको आगे फ्यूचर में बेनिफिट होगा। और अब लॉकडाउन चल रहा है तो आप ये ना सोचें कि पढ़ाई ना करें या फिर आगे कब खुलेगा, कब हमारे एग्ज़ाम आएंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब भी ओपन होगा फॉर्म्स तो आएंगे ही, और आपको पेपर देना भी है, आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो वो कहावत भी सुनी होगी आपने कि जो जागत है सो पावत है, और जो सोवत है वो खोवत है। ठीक है, तो आपको सोना नहीं है, आपको जागते रहना है, और अब सारी चीज़ें पढ़नी है अपने पेपर के हिसाब से। जो भी आपका टारगेट है उसके हिसाब से प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप है हमारा मुखाकृति। मुखाकृति या मुख द्वार के खुलने के आधार पर। मुख द्वार हमारा खुलता है किस स्वर को बोलने में, मुख द्वार की स्थिति कैसी रहती है, कितना खुलता है लगभग। इसका फर्स्ट भाग होता है विवृत, यानी कि इसमें विवृत होता है, इसमें आता है आ, जिनको बोलने में मुख द्वार सर्वाधिक खुलता है। यानी कि अब आप उच्चारण करके देख लीजिए आ, इसमें इसके उच्चारण में मुख द्वार सर्वाधिक खुलता है। ठीक है, सेकंड है हमारा अर्धविवृत। इसमें इसे बोलते हैं जिनको बोलने में या जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, ना कि पूरा। उसमें पूरा खुल रहा था और इसमें मुख द्वार आधा खुलेगा। ए, ऐ, ओ, इन्हें हम उच्चारित करके देखेंगे, बोल के देखेंगे, तब ये चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, थर्ड है हमारा संवृत। संवृत होता है मुख द्वार लगभग बंद रहता है, यानी कि मुख द्वार इन स्वरों को बोलने में, इन स्वरों के उच्चारण करने में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, या बंद होने की कगार पर होता है, बंद होने की कगार पर होता है। और कगार किसे बोलते हैं? कगार बोलते हैं हम किनारा। कगार को बोला जाता है किनारा। इन्हें हम उच्चारित करके देखेंगे ई, ऐ, ऊ, औ, रे। तो ये होता है मुख द्वार लगभग बंद रहता है इनके बोलने में। और चौथा प्रकार होता है हमारा अर्ध संवृत। मुख द्वार आधा बंद होता है, आधा बंद होता है मुख द्वार। ए, ऐ, इन्हें उच्चारित करके देखेंगे, आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। कोई भी सब्जेक्ट हो, जो भी आप किसी से भी पढ़ रहे हैं तो उसका नोट्स बनाते चलेंगे, उससे हमें बेनिफिट होगा काफ़ी। और किसी भी सब्जेक्ट को मतलब ज़रूरत से ज़्यादा इजी, ज़रूरत से ज़्यादा आसान ना समझे। अब हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी भूमिका होती है एग्ज़ाम में, इसलिए 4-5 सब्जेक्ट आते हैं, तो उस हिसाब से इन्हें सबको नोट करते हुए चलेंगे और सारी चीज़ें पढ़नी है हमें। इसमें नेक्स्ट टाइप होता है हमारा
हवा के मुख व नाक से निकलने के आधार पर। जब हम कोई चीज बोलते हैं, आपने देखा भी होगा, कोई चीज हम बोलेंगे तो कभी लगता है कि भाप सी मुंह से निकली है और कभी निकली है नाक से, तो उसी के आधार पर स्वरों को डिवाइड किया गया है। इसके भेद होते हैं 3, और 3 में होते हैं, फर्स्ट होता है निम्ननासिक। इसके उच्चारण में ध्वनि सिर्फ मुख से निकलती है, सिर्फ मुख से निकलती है ध्वनि। जैसे कि हम बोल के देखेंगे राम, काम, शहर, पहर, डगर, इस टाइप के जो शब्द होते हैं उनमें सिर्फ ध्वनि उससे मुख से निकलती है। दूसरा हमारा होता है अनुनासिक। अनुनासिक होता है दूसरा, और इसका ये चिन्ह होता है, चंद बिंदु होती है ना, ये चांद बिंदु जिसे बोलते हैं। हवा मुख में नाक दोनों से निकलती है। जैसे कि हम इसे उच्चारित करके देखेंगे अंगना, अंगना, चंद्रमा, चांद आदि, इस टाइप के शब्द होते हैं इसमें। और तीसरा हमारा प्रकार होता है अनुस्वार। अनुस्वार में ये वाला आपने स्वर देखा होगा, ये वाला हमारा स्वर किस में आया था, हमने जब टाइप पढ़े थे, 11 टाइप पढ़े थे, उसके उच्चारित करने की दृष्टि से और लिखने की दृष्टि से थे हमारे 13 टाइप, तो ये उसी में आया था, आपने देखा होगा। इसमें होता है सिर्फ नाक से ध्वनि निकलती है इसमें। अंगूर, कंकड़, आप इसे उच्चारित करके देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। और इसमें एक नोट करके लिख लीजिएगा, इसमें होता है विसर्ग युक्त, विसर्ग युक्त स्वर होते हैं जो जिनका विसर्ग में यूज होता है, ये ऐसे एस एस इस टाइप से 2 बिंदु लगी हुई होती हैं वर्ण के शब्द के आगे, और इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है बोलते हैं हम इसे, जब इसे बोलेंगे। जैसे कि ये लिखा हुआ है प्राय, अतः, प्रातः काल, प्रातः काल, ठीक है। अभी तक हमने देखा कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, उनके भाग कैसे कैसे बोलने की दृष्टि से, जीभ के आधार पर, ओष्ठ की आकृति के आधार पर, ये सारी चीजें देखी अभी हमने। और उसके बाद हम देखते हैं स्वर और उनका उच्चारण स्थान, यानी कि कौन सा स्वर किस स्थान से उच्चारित होता है। इसमें हमारा फर्स्ट होता है ए, आ, ये हमारे कंठ से बोले जाते हैं। अगर हम इनका उच्चारण करके देखेंगे ए, आ, तो वॉइस हमारे यहाँ से आती है, ठीक है, कंठ से आवाज आती है। और दूसरा है हमारा ई, आई, ये बोले जाते हैं तालव या तालु, ई, आई, तालु से बोले जाते हैं। ये ऊपर के दांत वाले, जो ऊपर के दांत के पीछे वाला भाग होता है ना ऊपर की साइड का, उसे तालु बोलते हैं, ये वहां से उच्चारित होते हैं। और हमारा नेक्स्ट होता है ऊ, आओ, ये ओष्ठ, होठ, ये होठ से बोले जाते हैं, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, होठ होता है। नेक्स्ट है हमारा रैसे ऋषि, ये मूर्धन्य होते हैं, इनके उच्चारण में हमारी जीभ थोड़ी सी मुड़ती है, जीभ थोड़ी सी मुड़ती है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है। ए, वो इसमें नेक्स्ट होता है ओ और आओ, ओ, औ, ये कंठोष्ठ होते हैं, यानी कि इसमें हमने देखा था ए और आ, ये ए और आ मिक्स है ना इसमें भी, तो ये कंठ से बोले जा रहे थे, और ये हमने अब ये मात्रा लगा दी ओ और आओ हो गया, तो ये ओष्ठ से बोले जाते हैं, इसलिए हमने इन्हें कंठोष्ठ बोला, कंठ प्लस ओष्ठ, कंठोष्ठ से। नेक्स्ट है हमारा ए, आए, कंठ, तालव्य, कंठ और तालव्य से बोले जाते हैं। इसमें कंठ से वॉइस निकलकर यहाँ तक तालव्य तक आती है इनके उच्चारण में। इन्हें जो इनका उच्चारण स्थान है, जिस स्थान से ये बोले जाते हैं, वही इन्हें नाम दे दिया गया है। स्वर हमारे समाप्त हो जाते हैं, स्वर की सारी डिटेल्स आपको पता ही है। बाकी कोई भी अगर न्यू है स्टूडेंट, कोई न्यू फ्रेंड देख रहा है वीडियो, तो वो हमारी लास्ट वीडियो देख सकते हैं, उससे बाकी सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और नेक्स्ट चलिए चलते हैं हम व्यंजन की तरफ। अब हम देखते हैं व्यंजन। व्यंजन वे ध्वनि जिनका लेखन स्वतंत्र अवस्था में संभव हो। वे ध्वनि जिन्हें हम लिख तो स्वतंत्र अवस्था में सकते हैं, लेकिन उनके उच्चारण में, उनके बोलने में हमें स्वरों की आवश्यकता होती है, उनको बोलने में हमें स्वरों की आवश्यकता होती है, ठीक है। स्वर हमारे हो गए हैं, अब हम देखते हैं
हैं व्यंजन। व्यंजनों की परिभाषा होती है वे ध्वनि जिनका लेखन स्वतंत्र अवस्था में संभव है। वे ध्वनि जिन्हें हम स्वतंत्र अवस्था में लिख सकते हैं, लेकिन क्या है, अब ये देखते हैं। लेकिन बोलने के लिए, उच्चारण करने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है। व्यंजन वे होते हैं जिनका हम लेखन तो स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, लेकिन बोलने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है, स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अब इसमें व्यंजन कौन कौन से होते हैं और कितने भाग में विभक्त होते हैं, ये हम देख लेते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन 5 प्रकार के होते हैं। व्यंजन उच्चारण स्थान के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है हमारा स्पर्शी व्यंजन, और सेकंड होता है हमारा ऊष्म व्यंजन, और तीसरा होता है हमारा अंतस्थ व्यंजन, चौथा होता है संयुक्त व्यंजन, पांचवा होता है हमारा आगत व्यंजन या विदेशी व्यंजन। चलिए इन्हें हम इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा। सबसे पहले हम बात करेंगे पहले नंबर की, यानी कि स्पर्श व्यंजन की। स्पर्श व्यंजन हमारे 5 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन हमारे 25 होते हैं, ठीक है। इनका उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुख के किसी स्थान विशेष जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत या ओष्ठ को स्पर्श करती है। जब इन 25 स्पर्श व्यंजन का उच्चारण होता है तब हवा फेफड़े से निकलते हुए किसी स्थान विशेष को स्पर्श करती है। वो स्थान विशेष ये है, मैंने आपको बता दिया है, इन्हें स्पर्श करती है, इसलिए इनका नाम स्पर्श व्यंजन रखा गया है। अब ये कौन कौन से होते हैं, ये 25 होते हैं, ये तो हमने बता दिया। इन्हें वैसे वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। इन 25 के हमने 5 वर्ग डिवाइड कर दिए हैं, इसलिए हम इन्हें वर्गीय व्यंजन बोलते हैं। इनके वर्ग होते हैं के, चे, टे, ते, पे, यानी कि हम बोल सकते हैं कचट तक। के, चे, टे, ते और पे। ये याद करने के लिए हम एक वो बना सकते हैं लाइन सी, जैसे कि कचट तक। ये एक साथ याद हो जाएंगे सारे, जैसे के, टी, एम, डी, एच। इससे भी आप याद कर सकते हैं और इससे भी आप याद कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे। इसमें वर्ग के अनुसार देखते हैं कै वर्ग। सबके 5-5, सबके वर्ग में 5-5 ही व्यंजन होते हैं। जैसे कि कै वर्ग होता है क, ख, ग, घ, ण। क, ख, ग, घ, ण। ये बोले जाते हैं हमारे कंठ से। इन्हें उच्चारित करने में जो आवाज आती है वो कंठ से आती है। उच्चारित करके देख लीजिए, क, क, ख, ठीक है। सेकंड होता है हमारा च। च में होते हैं च, छ, ज, झ, य। ये तालव्य से बोले जाते हैं। ऊपर के दांत के जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसे तालु बोलते हैं, तालव्य बोलते हैं। और इसे च को हम संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं, संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं। ये बोलने में हमें टाइम लगता है, जैसे च, छ, इस टाइप से। थर्ड होता है हमारा टे वर्ग। टे, ठे, डे, ढे, णे। ये मूर्धन्य से बोले जाते हैं, मूर्धन्य से बोले जाते हैं। ये वो मैंने आपको बता ही दिया था। ये लास्ट नीचे की साइड, मतलब कि दांतों के ऊपर की साइड तालू के आगे का हिस्सा होता है। और नेक्स्ट है हमारा ते वर्ग। ते, थे, दे, धे, ने। ये दंत्य से बोले जाते हैं, आप उच्चारित करके देख सकते हैं। ते, थे, दे, धे, ने। और लास्ट होता है हमारा पे वर्ग। पे, फे, भे, में। ये ओष्ठी होते हैं, यानी कि ये होठों से बोले जाते हैं, ये होठों से बोले जाते हैं। तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं, जैसे कि ये उच्चारण का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण ये 5 होते हैं प्रकार: स्पर्शी, ऊष्म, अंतस्थ और संयुक्त, आगत या विदेशी। हमने अभी बात की स्पर्श व्यंजन के बारे में। ये 25 होते हैं, वर्गों में डिवाइड होते हैं, 5 वर्ग होते हैं इनके, और इनके वर्ग हैं कचट तक। इनका बहुत मेन रूल होता है हमारे व्यंजनों में, इनका बहुत यूज होता है। और हम इन्हें मतलब पूरा नहीं लिखते,
जो इनका शुद्ध रूप लिखने का होता है, इसमें नीचे हलंत लगा के लिखते हैं। इसमें हमने यही तो पढ़ा था अभी कि लेखन स्वतंत्र अवस्था में होता है। अगर हम लेखन में इन्हें ऐसे लिख देंगे, मैंने लिख दिया क, तो इसमें तो ए भी मिक्स है ना, आधा का प्लस ए, तो हमने स्वतंत्र रूप से कहाँ लिखे हैं फिर ये, तो हमें ये चीज भी बहुत ध्यान रखनी पड़ती है। फर्स्ट टाइप देखा था हमने स्पर्शी व्यंजन। सेकंड है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से व्यंजन होते हैं? जिनके उच्चारण करते समय जीभ पूरी तरह से मुख के किसी भाग को नहीं छूती। पूरी तरह से जीभ मुख के किसी भी भाग को नहीं छूती अंतस्थ व्यंजन के उच्चारण में। इन्हें स्वर व व्यंजन के मध्य का भाग भी बोलते हैं। स्वर और व्यंजन के मध्य भी रखा जाता है इन व्यंजन्स को। ये होते हैं ये, रे, ले, वे, ये, रे, ले, वे। और इसमें अलग अलग कैटेगरीज में है ये चारों ही। फर्स्ट होता है हमारा ये और वे, ये आते हैं हमारे अर्ध स्वर की श्रेणी में, यानी कि हम इन्हें अर्ध स्वर भी बोलते हैं, और व्यंजन के अंतस्थ व्यंजन में तो ये आते ही हैं। और नेक्स्ट होता है हमारा रे। रे होता है लुंठित व्यंजन या फिर प्रकंपित व्यंजन। इनके उच्चारण में जीभ कंपन करती है। जैसे कि हम बोल के देख लेते हैं रे, मतलब कि जीभ कांपती है, जीभ कंपन करती है, इसलिए इसे बोलते हैं लुंठित व्यंजन या फिर प्रकंपित व्यंजन। और हम ले को बोलते हैं हम पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में वायु जीभ के बगल से गुजर जाती है। लय के उच्चारण में जीभ के बगल से वायु गुजर जाती है जब हम इसे बोलते हैं, इसलिए इसे पार्श्विक व्यंजन बोला जाता है। तो हमारे इनका अब हम उच्चारण स्थान देख लेते हैं। इनका उच्चारण स्थान देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? यह का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु, यानी कि यह का अगर हम उच्चारण करेंगे तो ये हमारा तालव्य से बोला जाता है, तालव्य से उच्चारित होता है ये। और रे का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंतमूल। अब दंतमूल क्या होता है ये बताइए आप। दंतमूल क्या होता है? दंतमूल बोलते हैं दांतों का मूल क्या होता है? किसी की भी जड़ किसी की भी। तो हमारे दांतों की जड़ क्या होती है? मसूड़ा होती है दांतों की जड़। और इसे संस्कृत में बोलते हैं वर्तस्य बोलते हैं इसे संस्कृत में। ओके। और इससे नेक्स्ट होता है ले। ले का भी स्थान वर्तस्य ही होता है, यानी कि ये भी दंतमूल से बोले जाते हैं। इनका भी जो स्थान होता है उच्चारण स्थान, ये भी दंतमूल होता है। और नेक्स्ट होता है हमारा व होते हैं दंत ओष्ठ्य, यानी कि व में दांत और होठ, दांत प्लस होठ दोनों का प्रयोग होता है, दोनों की सहायता से बोला जाता है वह, इसलिए इसे दंत ओष्ठ्य इसका उच्चारण स्थान होता है। इसलिए अब इसमें हमारे दो टाइप हो गए हैं। स्वर तो हमारा कंप्लीट ही हो चुका है, मैंने आपको बता दिया है। बाकी सारी चीजें आप नोट करते चल रहे होंगे तो आपको पता ही होगा। और हमने आज पढ़ा व्यंजन के 5 टाइप होते हैं, और उसमें फर्स्ट पढ़ा हमने स्पर्श व्यंजन के भाग होते हैं, मतलब कि वर्गीय आधार पर इसे डिवाइड किया गया है। 5 वर्ग होते हैं, KTMDH या फिर कचट तक, हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं। उनका उच्चारण स्थान भी देख लिया, लिखने की दृष्टि से कैसे लिखा जाता है वो भी हमें पता चल गया है। और सेकंड जो हमने देखा है, दूसरा हमने देखा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में ये 4 होते हैं, इन चारों का ये स्थान होता है उच्चारण की दृष्टि से, कैसे कैसे बोले जाते हैं। ये सारी चीजें ही इम्पोर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन, ये और वह अर्ध स्वर में आते हैं, ये वाला क्वेश्चन लास्ट यूपी पुलिस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये आप पेपर लेके देख सकते हैं, ये लास्ट यूपी पुलिस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है।
और इससे वर्णमाला से 6-7 क्वेश्चन आते हैं हमारे। और 6-7 क्वेश्चन का मतलब है अगर किसी एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 5-6 नंबर हो गए, और अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है, जैसे यूपी पुलिस में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो यानी कि 5 क्वेश्चन का मतलब है 10 नंबर। और जो किसी एग्जाम में रह जाते हैं पॉइंट से या फिर 1 नंबर से, इन 5 नंबर की या फिर 1-2 नंबर की वैल्यू आप उनसे पूछिए। तो इसलिए सारे किसी भी चीज़ों को लाइटली नहीं लेना है, बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। इसमें हमारा नेक्स्ट तीसरा पार्ट होगा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन ये हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आशा करती हूँ कि पढ़ाया हुआ पसंद आया होगा, और आप खुद से भी मेहनत करते रहिए। कोरोना या फिर लॉकडाउन, मैंने पहले भी बोला है कि इन सब चीज़ पे ध्यान मत दीजिए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। कोरोना को संभाल लेंगे, मोदी जी संभाल लेंगे, सरकार संभाल लेगी हमारी। आप अपनी पढ़ाई को और अपने फ्यूचर को संभालिए, हमारे लिए यही अच्छा है, हमारे फ्यूचर के लिए यही अच्छा है। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में व्यंजन का आगे का पार्ट लेकर। ठीक है, थैंक यू।